हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मिथ वर्सेस फैक्ट्स इन टीबी। टीबी में क्या मिसकंसेप्शंस वाली बातें हैं और उसके अगेंस्ट में क्या सच है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो आपके भी कुछ डाउट्स होंगे वो क्लियर हो सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं 10 ऐसे मिथ और फैक्ट शेयर करने वाली हूँ, जो अगर आप सुनेंगे तो शायद सोचेंगे कि हाँ, ये तो इन जनरल हमने भी फेस किया है, हमने भी एक्सपीरियंस किया है। 10 चीज़ें मैंने लिस्ट आउट की है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मिथ है कि टीबी सिर्फ गरीबों को होती है। देखिए, ये नहीं है कि टीबी गरीबों को होती है। हाँ, टीबी गरीबों में ज़्यादा होती है, उसका कारण यही है कि इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ होता है, भुखमरी की समस्या होती है और वो इतना खाने पीने के लिए नहीं उन्हें हो पाता है, तो जिसकी वजह से उनके इम्यून को अफेक्ट करता है और टीबी होती है। लेकिन ये गलत बात है कि सिर्फ़ और सिर्फ टीबी गरीबों को होती है। टीबी किसी को भी हो सकती है, टीबी कोई जाति, भेद, रंग, रूप नहीं देखता, टीबी किसी को भी हो सकती है। चाहे कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कोई रईस क्यों ना हो और छोटे से छोटा कोई भी पर्सन क्यों ना हो, टीबी किसी को भी हो सकती है। तो ये एक चीज़ है। सेकंड है, टीबी सिर्फ फेफड़ों की बीमारी है या टीबी सिर्फ फेफड़ों को प्रभावित करती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये भी पूरी तरह से गलत है। टीबी सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, फेफड़ों के अलावा किसी भी अंगों में हो सकती है, सिवाय हमारे बाल और नाखूनों को छोड़ के। अब कुछ लोग सोचेंगे कि बाल और नाखूनों में टीबी क्यों नहीं होती है, तो मैं आपको बता दूं कि बाल और नाखूनों में टीबी इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता। बाकी शरीर के किसी भी अंगों में टीबी हो सकती है। चाहे आपने कभी सुना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तो केसेस होते हैं लंग्स टीबी के, वो कॉमन होते हैं जिन्हें हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं, और लंग्स के अलावा शरीर के किसी भी अंगों में होना जिसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। जैसे कि उसमें स्पाइनल हो गया, अगर हमारे सिर में भी टीबी हो सकती है, फिर पेट में टीबी हो सकती है, स्किन में टीबी हो सकती है, आँख में हो सकती है, पेट में हो सकती है, तो शरीर के किसी भी अन्य अंगों में हो सकती है। तो अगर आप ये जानकारी रखते हैं कि टीबी सिर्फ फेफड़ों को ही प्रभावित करती है, तो ये गलत है। तो आपको इसको ऐसे समझना है कि टीबी शरीर के किसी भी अंगों में हो सकती है, बाल और नाखूनों को छोड़ के। और हाँ, टीबी फेफड़ों को प्रभावित ज़्यादा करती है क्योंकि वो ज़्यादा। तीसरा मिथ और फैक्ट्स है कि तीसरा जो सबसे बड़ा मिथ है वो है कि शायद ये बहुत लोगों ने किया भी होगा अपने पास्ट में, अगर कभी किसी को टीबी हुआ होगा तो मैंने भी किया था, मुझसे भी कभी कभी न कभी ये चीज़ हुई है कि जब हम टीबी का मेडिसिन लेते हैं तो 1-2 महीने में जब हमें रिलीफ़ हो जाता है तो हम छोड़ देते हैं। तो मिथ यही है कि बहुत लोग सोचते हैं कि टीबी का ट्रीटमेंट हम बीच में बंद कर सकते हैं अगर हमें रिलीफ़ मिल जाए तो। तो मैं बता दूँ, ये गलत है। टीबी का ट्रीटमेंट पूरा एंड तक, उसका पूरा कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर जब तक आपको सजेस्ट करें, आपके फिज़िशियन की आपको 6 महीने लेनी है या आपको 9 महीने तक लेनी है, आपको 12 महीने लेनी है, आपको 14 महीने लेनी है या फिर 2 साल तक लेनी है, जो भी हो, जो भी आपका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है, भले ही आपको 2 महीने के बाद में आराम हो जाए, लेकिन आपको पूरा ट्रीटमेंट का कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक मिथ। चौथा मिथ है कि लोग सोचते हैं कि टीबी में अगर हम झाड़ फूँक कराए या बाबा या ओझाओं के पास में जाए तो शायद ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर जब टीबी का ट्रीटमेंट ठीक से नहीं होता है तो हम बहुत सारे डॉक्टर्स बदलते रहते हैं, तो कहीं न कहीं लोगों के अंदर वो चीज़ें भी धीरे-धीरे डेवलप होती है कि कहीं ये ऊपर का किया कराया है क्या, या कुछ ब्लैक मैजिक करना चाहिए, तो ऐसे भी लोग अभी तक बिलीव करते हैं। तो ये भी गलत बात है। झाड़-फूँक या बाबाओं या ओझाओं के पास में जाके प्लीज़ टाइम और पैसे मत वेस्ट कीजिएगा आप, और टीबी सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रीटमेंट से ही ठीक हो सकती है। तो ऐसी कोई भी गलत प्रैक्टिस प्लीज़ मत कीजिएगा। अगर अगर आप इन फ्यूचर खुदा न ख़ास्ता अगर कभी भी टीबी हो किसी को, तो प्लीज़ ये बातें ध्यान में रखिएगा कि बाबाओं के पास में नहीं जाना है आपको। और हाँ, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्टर ही आपको ठीक कर सकते हैं, आपकी ट्रीटमेंट, आपका टीबी का पूरा ट्रीटमेंट ही आपको ठीक कर सकता है। पाँचवाँ मिथ है कि जो बहुत लोग सजेशन भी देते हैं कि आप ज़्यादा नॉन-वेज खाइए या सिर्फ़ नॉन-वेज ही खाइए, तो नॉन-वेज खाने से टीबी ठीक हो जाती है। तो मैं बता दूँ कि ये भी गलत बात है।
अगेन मैं यही कहूँगी कि टीबी सिर्फ़ और सिर्फ ट्रीटमेंट से ठीक होगी, और नॉन-वेज खाना, वेज खाना ये आपकी चॉइस हो सकती है। आप ज़रूर खाइएगा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत ध्यान में रखिएगा कि मैं सिर्फ़ नॉन-वेज खाकर ही अपने टीबी को ठीक कर लूँगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी प्लीज़ मत कीजिएगा। टीबी अगर हो जाए तो उसका इलाज कीजिए, साथ ही अपना जो भी खाना-पीना आपको, जो भी आपके डॉक्टर कहते हैं, जो भी सजेशन देते हैं, एडवाइस करते हैं डॉक्टर, चाहे वो वेज हो, चाहे वो नॉन-वेज हो, वो आप खाइए, उसमें कोई मनाही नहीं होती है। लेकिन ये इस गलत धारणाओं में मत जीना कि मुझे सिर्फ़ नॉन-वेज ही मैं खाऊँगा तो मैं अपने टीबी को ठीक कर लूँगा, या फिर आप किसी को ऐसा रेफ़रेंस भी, किसी को सजेस्ट भी मत कीजिएगा, किसी को ऐसी गलत एडवाइस मत दीजिएगा कि सिर्फ़ नॉन-वेज ही खाओ और आप ठीक हो जाओगे। तो ये भी एक गलत बात है। छठवां मिथ है कि टीबी जो है होम रेमेडीज़ से या घरेलू नुस्ख़ों से ठीक हो सकती है। तो इसके लिए भी मैं वही वापस कहूँगी कि नहीं, होम रेमेडीज़ या घरेलू नुस्ख़ों से टीबी ठीक नहीं होगी। टीबी का ट्रीटमेंट ही कराना बहुत ज़रूरी है। ये एक अलग चीज़ है। देखिए, टीबी होना यानी कि एक बीमारी हो जाना है। लेकिन आम तौर पे हम देखते हैं कि अगर हाँ, कोई ऐसा पर्सन है जो जिन्होंने सारे टेस्ट करवाए हैं, सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन आम तौर पे लोगों को कफ़ की समस्याएँ होती है, पित्त की समस्याएँ होती हैं। तो ऐसी-ऐसी समस्या जो उनको लगातार बनी रहती है, कभी मौसम चेंज होता है तो उसकी वजह से भी नॉर्मल खाँसी, नॉर्मल वायरल फ्लू या फिर होता है, तो लोग जैसे कि होम रेमेडीज़ में कुछ काढ़ा वगैरह यूज़ करते हैं, या आयुर्वेदा में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ कीजिए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार जब टीबी डायग्नोस्ड हो गई है, आपको पता चल गया है कि अब टीबी हो चुका है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ होम रेमेडीज़ एक ऑप्शन हो सकता है कि आप लाइक अजवाइन का पानी, गर्म पानी, अजवाइन का आप स्टीम ले सकते हैं। ये एक ऑप्शन कर सकते हैं आप, लेकिन आप ट्रीटमेंट को छोड़ के नहीं कीजिएगा। आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू कीजिए, जो डॉक्टर ने एडवाइस किया है, और वो ट्रीटमेंट को पूरा करते हुए आप ये बीच-बीच में चीज़ें आप कर सकते हैं। ये जो भी होम रेमेडीज़ हैं, ये आपके नॉर्मल आपको थोड़ी बहुत हीलिंग दे सकता है, लेकिन बीमारी आपकी घरेलू नुस्ख़ों से ठीक नहीं होगी, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। सातवां मिथ भी यही है कि क्या टीबी आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक हो सकती है? ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि टीबी आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक हो सकती है। तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए, इसमें अलग-अलग चीज़ें होती हैं, और नॉर्मल किसी को अगर कफ़ होता है या नॉर्मल समस्या बनी रहती है, तो वो कर सकते हैं, घरेलू नुस्खे या आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन अगेन मैं वही चीज़ रिपीट करूँगी कि टीबी एक बार डिटेक्ट होने के बाद में डोंट गो फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन, प्लीज़ आप डॉक्टर के पास में जाइए और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लीजिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन में अपना टाइम करके आप वेस्ट करेंगे, और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, आपको भी पता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन को असर करने में। लेकिन टीबी की ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट करना ही बहुत ज़रूरी होता है। सो ये एक चीज़ें हैं। 8वां मिथ है कि टीबी जो है वो क्यूरेबल डिसीज़ नहीं है, यानी टीबी, बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि टीबी हो गई है तो अब उस बंदे का कुछ हो नहीं सकता। टीबी हो गई तो मतलब कुछ ऐसा हो गया कि अब वो इंसान फिर से नॉर्मल ही नहीं होगा या ठीक ही नहीं होगा, यानी उसकी बीमारी अभी ठीक ही नहीं हो सकती है। तो टीबी को लेके जो स्टिग्मा है, मतलब ऐसी मान्यता है कि एक बार ये टीबी की बीमारी हो गई तो फिर वो पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं सकता। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी गलत बात है। टीबी जो है क्योरेबल डिसीज़ है, और टीबी का इलाज पूरी तरह से संभव है। अगर समय पे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सब कुछ किया जाए तो टीबी टाइम पे ठीक हो सकती है, और पेशेंट फिर से एक हेल्दी और नॉर्मल लाइफ जी सकता है। 9वां मिथ है कि टीबी पेशेंट को सिर्फ़ और सिर्फ़ आइसोलेशन में ही रखना चाहिए। देखिए, अब यही शुरुआत होती है स्टिग्मा से, कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि टीबी, अरे उसे टीबी हो गया है तो उसके पास नहीं जाना है, या उससे बातें नहीं करनी है, उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना है, उसको एकदम छोड़ दो, उसको दूर कर दो, तो नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है, नहीं तो हमें भी हो जाएगा। देखिए, डर संभव है। टीबी इन्फेक्शियस डिसीज़ है, और ये हवा के माध्यम से फैलती है, तो प्रोटेक्शन और प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन
यह बिल्कुल भी गलत है कि पेशेंट को सिर्फ़ और सिर्फ आइसोलेशन वार्ड में ही रखना चाहिए या फिर पेशेंट को आइसोलेट ही रखना चाहिए। उसे एक बंद करके रखो एक जगह पे, उसको कहीं जाने-आने की इजाज़त नहीं है, उसे कुछ छूने की इजाज़त नहीं है, वो लोगों के साथ बैठ के खा नहीं सकता, वो बात नहीं कर सकता या लोगों के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर सकता क्योंकि उसे टीबी हुआ है। तो नहीं, देखिए ये सबसे बड़ा मिथ है और ये गलत बात है। टीबी पेशेंट कैन डू एवरीथिंग एंड इट्स डिपेंड ऑन पेशेंट सिचुएशंस ऑल्सो, कि पेशेंट्स की अभी फिज़िकल कंडीशंस कैसी है, डिपेंड करता है। तो अगर पेशेंट्स को, मान लीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि पेशेंट्स की अगर कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है, टीबी के अलावा उसे और भी कोई 1-2 बीमारी है, साथ ही उसे एक्सडीआर टीबी हुआ है या टोटल ड्रग रेजिस्टेंस भी है, साथ ही बहुत ज़्यादा उसे खाँसी वग़ैरह है, तो फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और पेशेंट इतना ज़्यादा मतलब फिज़ एकदम उसकी फ़िज़िकल कंडीशन इतनी ज़्यादा अफ़ेक्ट हुई है कि वो अभी एक ही जगह हो गया है, पूरा कंप्लीटली बेड रिडन हो गया है, वो कहीं चल फिर नहीं सकता। तो बात अलग आती है कि उस पेशेंट को प्रॉपर एकदम केयर की ज़रूरत है, तो वो चीज़ एक होती है। लेकिन अगर पेशेंट ऐसी, मैं अगर बात करूँ तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी नहीं फैलती है। हार्डली 1 या 2 ही % चांसेस होते हैं क्योंकि बैक्टीरिया का माध्यम एक ही है, जो लंग्स या फिर जो हम साँस लेते हैं, वही बैक्टीरिया का माध्यम है। तो बहुत ना के बराबर चांसेस होता है। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ऐसा नहीं है कि अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का पेशेंट है, तो उसको आइसोलेट कर दो या उसके साथ बात मत करो, एकदम उसको स्टिग्मा में ही पूरा मार दिया गया है। तो ये चीज़ें भी गलत है और पल्मोनरी टीबी वाला पेशेंट भी अगर है, यानी कि जिसमें लंग्स वाली टीबी हुई है, तो अगर वो पेशेंट गुड कंडीशंस में है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट के साथ में खाना खा सकते हैं, पेशेंट के साथ में बात कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का हमें प्रिकॉशन लेना होता है, ध्यान देना होता है कि जैसे अभी ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ है, पेशेंट को सिम्पटम्स ज़्यादा है, तो मास्क पहनना है और बाकी लोग घर वालों को भी केयर करनी है, न्यूट्रिशन थोड़ा अच्छा रखना है, ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू करना है। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि एक टीबी मरीज़ को पूरी तरह से एक सेपरेट कमरे में रखा जाए या उसके साथ में भेदभाव किया जाए। तो ये भी पूरी तरह से मिथ है। टीबी पेशेंट के साथ हम खाना खा सकते हैं, बातें कर सकते हैं। अगेन आई विल से कि ये डिपेंड करता है पेशेंट की सिचुएशंस अभी कितनी ज़्यादा और कैसी है। पेशेंट गुड कंडीशंस में है, आपने बहुत बार कभी नोटिस भी किया होगा कि पेशेंट बहुत ज़्यादा दिखने में हेल्दी होता है, लेकिन फिर उसको टीबी कैसे हो गया? ये सवाल हमारे मन में होता है। तो यही रीज़न है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी नहीं फैलती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही कम 1 या 2% चांसेस होते हैं और बाकी पल्मोनरी टीबी का रिस्क ज़्यादा होता है। हाउसहोल्ड कॉन्टेक्ट्स यानी जो पेशेंट के साथ में जो ज़्यादा करके पेशेंट का केयर गिवर है, उसे होने की संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि उसका ज़्यादा कॉन्टैक्ट पेशेंट्स के इसमें होता है। तो क्या कर सकते हैं? वही जैसे मैंने आपको बताया कि अगर शुरुआती समय है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि मुँह पे मास्क लगा के रखें। अगर पेशेंट को ज़्यादा कॉफ़ आ रहा है, तो उस कॉफ़ को कैसे प्रॉपर स्प्यूटम जो आ रहा है, थूक आ रहा है, बलगम आ रहा है, तो उसे कैसे प्रॉपर ड्रेन करना है, कैसे क्लीन रखना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है। साथ ही न्यूट्रिशन का इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। तो सारा रोल प्ले करता है इसमें। तो ये सब बातें हैं और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि टीबी का ट्रीटमेंट तुरंत शुरू होते ही, जैसे टीबी का ट्रीटमेंट शुरू होता है, उसके 1 या 2 महीनों में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यानी कि उस मरीज़ से जितना फैलने का खतरा ज़्यादा होता है, वो कम हो जाता है। क्योंकि अब पेशेंट का ट्रीटमेंट चालू हो चुका है, पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट है, वो मेडिसिन ले रहा है, तो खतरा बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए घबराने की बात नहीं है कि अगर किसी के घर में किसी को भी टीबी हुआ तो अरे मतलब पेशेंट को एकदम से घर से बाहर निकाल दो या फिर पेशेंट को छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं और पेशेंट के साथ में रहकर भी हम बाकी चीज़ों को प्रिकॉशन करते हुए, ध्यान रखते हुए पेशेंट जल्दी से जल्दी एक नॉर्मल लाइफ़ जी सकता है और पेशेंट को भी ऑब्वियसली कि टीबी जो है वो सिर्फ़ बॉडी पे ही नहीं होती, टीबी सिर्फ लंग्स या अलग बॉडी पे अलग पार्ट पे नहीं होती। टीबी एक मेंटल डिसीज़ भी है, मतलब ये कि ये दिमाग पे भी उतना असर करती है, तो ये मेंटल सब चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। फिर लास्ट वाला 10वां जो सबसे बड़ा मिथ हो सकता है, ख़ास करके ये फीमेल के लिए जो मैरिड हैं, उनके लिए कि या फिर जो अनमैरिड भी है, उनको भी मन में ख़्याल आ सकता है कि अगर
एक तो ये है कि जो फीमेल और मेल दोनों को, कि अगर टीबी हुआ कभी और टीबी होने के बाद में उनकी कभी शादी ही नहीं हो सकती, वो फिर दोबारा अपनी फैमिली लाइफ नहीं जी सकते या फिर नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, या फिर सेकंड उसमें ही आता है कि अगर कोई मैरिड वुमेन है तो मन में ये ख्याल आएगा कि टीबी हो गया है तो शायद अभी वो वुमेन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, तो ये भी मिथ है। नहीं, वुमेन कैन गेट प्रेग्नेंट एनी टाइम टीबी के ठीक होने के बाद में भी। हाँ, टीबी अगर चल रहा है टीबी, तो उस समय मैरिड वुमेन को डॉक्टर थोड़ा-सा केयर करने के लिए कहते हैं, कि क्योंकि ऑलरेडी वो एक अभी चीज़ से गुज़र रही है ऑलरेडी, तो उन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर थोड़ा-सा वहाँ पे मना करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्र आगे जाके कभी प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मैं वही बात फिर से रिपीट करूँगी कि एक टीबी का पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकता है। और आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और यस, सब्सक्राइब भी कीजिए। कमेंट है, कोई फीडबैक, कोई भी एक्सपीरियंस हो, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।